ईमान हो हत्या, ना भय की छाया, ना सौदे का नाम। यहाँ सच्चाई बिकती नहीं, यहाँ सच होता है निष्ठा। जहाँ सत्य की रोशनी अंधेरों को चीरती है और जहाँ कलम से क्रांति लिखी जाती है, जहाँ ईमान रोटी में नहीं व्रत में होता है, सच्चाई बेची नहीं जाती, जहाँ हर शब्द में छुपा है बदलाव का आह्वान। जी हाँ, ना डरेंगे हम, ना झुकेंगे हम, बस आगे ही बढ़ेंगे हम, क्योंकि ये सत्यमेव न्यूज है। भीड़ में भी अकेले चलना सीखा, सच के लिए हर तूफान सहना सीखा। जो कह ना सके उनकी भी आवाज है हम, सत्यमेव है हम। नमस्कार, शुभ प्रभात, दोपहर हो चुकी है। सत्यमेव न्यूज की ओर से आप सभी का हृदय तक से स्वागत। आज मुझे यकीन होगा कि सच का रास्ता निसंदेह मुश्किल होता है। हर कोई उस डगर पे चल नहीं पाता। जितने लोग आज हम इकट्ठे हैं उनसे मैं एक अंदाज लगा सकती हूँ कि अब भी सच का पलड़ा भारी है, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति में इतनी ताकत है जितने 10 झूठ एक तरफ हो और एक सच एक तरफ हो, फिर भी जीत हमारी ही होगी। मैं निर्मला राव आज इस ऐतिहासिक दिन पर आपका अभिनंदन करती हूँ और मुझे ये एहसास हो चुका है कि आखिर जीत सच की ही होती है। श्री पूरन राव स्मृति सम्मान समारोह के 4थे संस्करण और इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड के 3रे अध्याय में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये मंच केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक विचार है, सच्चाई, साहस और पत्रकारिता के प्रति समर्पण का। जी हाँ, मीडिया वॉरियर ये केवल 2 शब्द नहीं है। मीडिया वॉरियर यानी कि पत्रकारिता के योद्धा। पत्रकारिता तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जुनून होता है, फिर उसके भी योद्धा यानी कि पागलपन की पराकाष्ठा हम इसे कह सकते हैं। अपने कर्म के प्रति दीवानगी की हद यानी कि इंडियन मीडिया वॉरियर्स, और वो भी ऐसे कि किसी अंजाम की चिंता ना हो। ऐसे ही अनोखे और विलक्षण पत्रकार इंसान का रूप धरकर हमारे आसपास फिर रहे हैं और उनका हम अभिनंदन करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ऐसे पत्रकार जो आज भी लोकतंत्र के 4थे स्तंभ की लाज बचाए हुए हैं, आज उनमें से चुनकर चुनिंदा 20 पत्रकार हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं और हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं उन पत्रकारों के लिए जो ना बिके, ना झुके और ना ही डरे। तीनों चीजें हैं, बिकना, झुकना या डरना। ये 3 चीजें होती है जब एक पत्रकार या तो सहम जाता है या झुक जाता है किसी न किसी मजबूरी के कारण, और या फिर पैसों के आगे दब जाता है। जो इसके आगे ना दबे वो है सच्चा पत्रकार, वो है सच्ची पत्रकारिता, और उसी पत्रकारिता को सत्यमेव सम्मान करता है। आज का ये आयोजन है मेरे जीवन साथी स्वर्गीय श्री पूरन राव जी को समर्पित, जिन्होंने पत्रकारिता को पेशा नहीं अपना परम कर्तव्य समझा। उन्होंने सिखाया कि सच कहने की कीमत होती है और वो कीमत हम दोनों ने चुकाई भी है, मगर हम दोनों कभी वापस पलट के पीछे नहीं मुड़े, हम आगे बढ़ते रहे। ये मंच उनका सपना है। ये उस हर पत्रकार को नमन है जो आज भी अंधेरे में दीपक बनकर सच की मशाल थामे हुए। मैं उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ जो आज यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। सच की इस मशाल को जलाए रखने के लिए आसान नहीं होता है। सच की मशाल जलाए रखने के लिए बहुत द्वंद्व होते हैं। मेरा ये मानना है कि आज हम में से किसी के साथ भी कोई समस्या होती है तो शायद संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आपके पास 10 लोग आ जाएंगे, मगर साथ खड़े होने के लिए नहीं। मैं जिक्र करना चाहूंगी मुकेश का। मुकेश चंद्राकर एक नाम है, बिहार के पत्रकार हुआ करते थे। जी हाँ, बहुत छोटी उम्र में उनने अपनी जान गंवानी पड़ी और इसका एक कारण था कि उन्होंने एक सड़क भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर दिया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। युकेश जी उनके भाई हैं, मुकेश जी के बड़े भाई युकेश जी हैं, और युकेश को देख के मुकेश इस प्रोफेशन में आए थे, मगर अफसोस के मुकेश कुछ ज्यादा जोशीले थे, व्यावहारिक पत्रकार नहीं थे। जैसे आजकल व्यावहारिक पत्रकार होते हैं ना, वो व्यावहारिक नहीं थे, वो जोश में कुछ ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली और बदले में उनको मौत का मुंह देखना पड़ा।
आज युकेश जी ने कल तक मुझसे बात की थी कि वो आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या दिक्कत पेश आई जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, मगर उम्मीद करती हूँ सब कुछ कुशल होगा। जब उनसे संपर्क होगा तो उनका पुरस्कार और वो स्वर्गीय मुकेश जी का, जिनको हम मरणोपरांत सम्मान देना चाहते थे, वो उन तक भिजवा दिया जाएगा। तो आइए इस मंच से उस पत्रकारिता को नमन करें जो सच के साथ खड़ी रहती है, जो ना दबती है, ना झुकती है और ना ही बिकती है, क्योंकि उसे पता है कि आखिरकार जीतता हमेशा सत्य है। सत्य क्योंकि हम सबकी अंतरात्मा में है। हम खुद से झूठ बोल रहे, हम आसपास झूठ बोल रहे, मगर हमारी अंतरात्मा जानती है कि सत्य में जयते, जीत हमेशा सच की होती है। ओवर टू निर्भया राव। अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हम इस शुभ आयोजन का शुरुआत भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन से करें। दीप जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दीप जो ज्ञान, विवेक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, दीप जो आज के इस समारोह की गरिमा को और अधिक प्रकाशित करेगा। इस पुनित अवसर पर मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथियों को, जो अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। मैं निर्मला राव जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन की आध्यात्मिक शुरुआत करें। दीप के प्रकाश में सच्चाई, नैतिकता और उज्जवल भविष्य की कामना समाहित है। तो आइए इस ज्योति के साथ हम सब भी संकल्प लें सत्य के पथ पर अडिग रहने का। जैसे जैसे यह दीप जलता है, वैसे वैसे हमारा संकल्प भी प्रज्वलित होता है। सच के साथ खड़े रहने का, अंधकार को दूर करने का और पत्रकारिता को केवल पेशा नहीं, एक पवित्र कर्तव्य मानने का। आइए हम सभी इस दीप की ज्योति से प्रेरणा लें और अपने भीतर की लौ को भी सत्य मार्ग पर प्रज्वलित करें। सभी माननीय अतिथियों का मंच पर पधारने और दीप प्रज्वलन करने हेतु हृदय से आभार। अगला अनुरोध मैं करूंगी अशोक सर से। अशोक सर प्लीज आप स्टेज पे पधारें। लाभेश जोशी जी कृपया आप स्टेज पे पधारें और अशोक सर का सम्मान करें। अशोक सर एक ऐसा नाम है कि एक समय में अपराधियों के नाक में दम हो गया था। उनको लग रहा था कि कोई ऐसा दिल मिल जाए जहां हम जाके छुप जाएं, जहां से अशोक सर का चेहरा भी दिखाई ना दे। मेरे ख्याल से वो भाई आज भी कहने वाला था।
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, आपने अपने इतने कीमती शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और इससे ये यकीन हो गया कि सच की अहमियत आपके लिए कितनी है। गौरी शंकर सर कृपया स्टेज पे पधारे हैं। अशोक जमानी सर, अशोक जमानी सर पेशे से एडवोकेट हैं और साथ में एक एनजीओ भी चलाते हैं जो बच्चों के लिए निस्वार्थ काम करता है। और गौरी शंकर गुप्ता जी कौन है ये आपको जल्दी ही पता चलेगा। और इतने ज्ञानी व्यक्ति हमारे बीच में हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तालियों से उनका स्वागत कीजिए कृपया। अगला मैं अनुरोध करूंगी राम प्रसाद जी भाई साहब से। भाई साहब कृपया स्टेज पे पधारें और हमें अनुग्रहित करें। एक राम का स्वागत दूसरा राम ही कर सकता है। भाई साहब राम प्रसाद जी और राम प्रताप जी भाई साहब दोनों ही सनातनी हैं। हाँ? राम प्रताप जी भाई साहब अब आप स्टेज पे बता रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट है। गोपाल जी भाई साहब आप प्लीज स्टेज पर ही रहिए। मैं आग्रह करूंगी वेदांता के जीएम अयोध्या प्रसाद जी वार्ड से कृपया स्टेज पे पधारें। ऑल योर सर, सब आप ही से सीखा है। मैंने मेरा करियर मीडिया में शुरू किया था दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर के वक्त से जो सर ने उंगली पकड़ी थी एज अ गार्जियन, बड़े भाई या फिलोसोफर, आज तक वो मेरी हर दुविधा में, हर मुश्किल में मेरे साथ रहते हैं। जब भी मुझे कोई सलाह लेनी होती है मैं सर से लेती हूँ। और इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी जमीनी स्तर पे कैसे रहा जा सकता है वो इनसे सीखा है मैंने। जितनी मेरे ख्याल से मोदी जी की सैलरी होती होगी उतनी सर की सैलरी है। आगे से सर का स्वागत कीजिए। बेसिक तो बिल्कुल। अब जब काफी हद तक हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं, हम बहुत ही बेसिक और मूल बात करेंगे सत्य के साथ की, और उन विजेताओं की हम बात करेंगे जिन्होंने आज हमारे यहाँ पहुँच के हमारा मान बढ़ाया है, हमारा सम्मान बढ़ाया है। उनका यहाँ पे होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये आसान नहीं होता है कि सारे काम छोड़ के आना है। सब अपने अपने समय में बिजी है, सब अपने अपने काम छोड़ के आए हैं। जो स्टेज पे मंचासीन है उनकी भी महत्ता है, बहुत महत्ता है। अब हम एक ऐसी गणमान्य लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व को हम सामने लेके आने वाले हैं जिनसे सुन के आपको काफी अच्छा लगेगा कि आपने यहाँ पे आके बिल्कुल गलत नहीं किया, और ये दिन हमेशा के लिए आपके लिए मेमोरेबल यानी कि यादगार बनने वाला है।
Now, with great respect and honor, I invite to this stage a distinguished personality, a man during his glorious tenure in the Indian Foreign Service brought immense pride to our nation on various international platforms. Though officially retired today, his vast experience, visionary outlook, and ethical principle continue to serve as guiding pillars in the fields of policy making, governance, and administration. His thoughts, his words, his perspective always offer fresh insight and inspiration. So it is with immense pride that I welcome to this stage Mr. Gauri Shankar Gupta, retired officer of the Indian Foreign Service, to kindly grace us with his presence and enlighten us with his inspiring thoughts and valuable guidance. Over to you, sir. Thank you very much for very generous introduction. I don't think I deserve all that, but I am grateful to you for your very kind words. नमस्कार. तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक वैदिक प्रार्थना से हम शुरू करें. ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्. माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्. That nobody should be in misery, in unhappiness, in any sort of trouble in this world. आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को डेडिकेट किया जा रहा है श्री पूरन राव जी, जिन्होंने पत्रकारिता करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया. उन्होंने सत्यमेव जयते, जो हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया है शब्द, that the truth always prevails, उसकी पूरी तरह से प्रेरणा लेके और सत्य के मार्ग पे चलते रहे और उसी मार्ग पे चलते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया. अब वो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि उनका हत्या हुई, उनकी मृत्यु हुई, जो भी हुआ, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना थी और मैं चाहूँगा कि उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए और सच्चाई सामने आए. जो भी उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको पूरा पनिशमेंट दिया जाए. निर्मला जी बहुत मेहनत कर रही हैं इस रास्ते पे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये सफल होगा. अभी बता रही हैं कि ये जो एक कमेटी बिठाई गई है और उन्होंने एक केस दर्ज कर लिया है भारतीय या संहिता, उसकी न्याय संहिता के अनुसार, और उसका गोवा सरकार को उन्होंने रेफर कर दिया है. तो मेरी पूर्ण आशा है कि उसका पूरा का पूरा रिजल्ट हम सब लोगों के सामने आ जाएगा अगले कुछ महीनों में. आज उन पत्रकारों को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा जो आज अवार्ड ले रहे हैं, और जो अवार्ड नहीं ले रहे हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कहा गया कि पत्रकारिता जो है फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ है हमारी गणतंत्र का. गणतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और इस स्तंभ की वजह से जन समूह सरकार की नीतियों के साथ जुड़ सकता है. क्योंकि जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं या जुडिशरी में होते हैं या सरकार की एग्जीक्यूटिव में होते हैं, उनमें जन समूह नहीं जुड़ सकता. जन समूह के जुड़ने का एक ही तरीका है, वो है पत्रकारिता, जिसमें आपको जो भी समस्याएं होती हैं आप प्रस्तुत करते हैं पत्रकारों को, वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती हैं और उसके बाद आपकी सुनवाई होती है. आपने जगह जगह देखा होगा कि जो कमियां सरकार सुनती नहीं है या पूरी नहीं कर पाती, वो पत्रकारों के पास जाने के बाद और उनका मीडिया में पब्लिकेशन के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होता है, अटेंशन होता है. आजकल पत्रकारिता का और भी ज़्यादा महत्व हो गया है.
एक्चुअली मैं एक कोट लेके आया हूँ, वो आपको बताऊंगा, उसको मैं बोलना चाहूँगा। ये कहा गया है कि मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ। दे हैव द पावर टू मेक इनोसेंट गिल्टी एंड टू मेक गिल्टी इनोसेंट, बिकॉज मीडिया कैन कंट्रोल द माइंड ऑफ द मासेज। तो आप मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो भी आप लिखते हैं, उससे आप जनता के बहुत बड़ी संख्या में उनके मन के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित कर देते हैं। आजकल कहते हैं ना वार ऑफ नैरेटिव्स, वो नैरेटिव्स का वार पूरा का पूरा मीडिया का वार है। आप देखे होंगे यूक्रेन युद्ध में और अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, कितना जबरदस्त मीडिया वार है। हर कंट्री अपने पक्ष को इतनी मजबूती से पेश करती है मीडिया के थ्रू कि दूसरे लोग दूसरा पक्ष सुने बिना ही उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है गणतंत्र में, पर्टिकुलरली जहाँ पे फ्री मीडिया होता है। लेकिन इसका स्तंभ का सदुपयोग जब ही हो सकता है जब सब पत्रकार अपनी निष्पक्षता से और पूरे निस्वार्थ से और सत्य को साथ में लेके अपना कार्य करें। ये बहुत आवश्यक है और इसीलिए निर्मला जी ने ये अवार्ड से इंस्टीट्यूट किए हैं कि इस तरह के पत्रकार और बढ़ें और इस तरह के पत्रकारों को प्रोत्साहन दिया जाए। आजकल सेंसेशनलिज्म का बड़ा जमाना है, न्यूज को बड़ा सेंसेशनलाइज किया जाता है। कई टीआरपी की वजह से कई मीडिया हाउसेज ये करते हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रास्ता गलत हो जाता है और कई बार जनता को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन होती है, तो उससे बहुत नुकसान होता है देश का भी और जनता का भी। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। अब सोशल मीडिया जो है, that is what we call social media is the ultimate equalizer. Each one of us has right to speak and a platform from where we can speak. So you have a platform, I have a platform, everybody has a platform. And that platform, for example, you take X as platform, or you take WhatsApp as a platform, or some other social media platform, that's available to everybody. Everybody can express. So that's a great equalizer. But at the same time, social media जो है वो it can be a very dangerous platform also. We have seen that it has led to communal violence at times. It has led to gross misinformation because of misuse of that media. तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आवश्यक हैं आज के ज़माने में, और मैं निर्मला जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छे जर्नलिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम उठाया है। अपने स्वर्गीय पति को सम्मान देने के लिए और उनकी पूरी निष्ठा के साथ ये काम कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि हम नए जर्नलिस्ट जो आ रहे हैं देश में, वो सब अपनी निष्ठा और कर्तव्य को सत्यता से निभाएं, जिससे कि हमारे देश का उत्थान हो और सब लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए, और निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे को बुलाया और ये प्रिविलेज दिया कि मैं यहाँ आके आपके सामने बोलूँ। धन्यवाद। हमारा है सर कि आपने वक्त निकाला और हमें इतना वक्त दिया। मुझे पता है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, मगर यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। अभी भी आप जल्दी में हैं, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा वक्त हमारे घर निकालिए। हमारे जो सम्माननीय अवार्डीज हैं उनको अपने हाथ से पुरस्कार दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि गौरीशंकर गुप्ता जी राजनयिक कार्यों के रूप में मंगोलिया, हंगरी, बोस्निया हर्जेगोविना और भारत के राजदूत के रूप में ट्रिनिडेड टोबैगो, डोमिनिका, ग्रेनाडा और मॉरिशस में राष्ट्रमंडल में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। यूनेस्को में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने काम किया है। बेल्जियम, बांग्लादेश, बहरीन, मैक्सिको और फिलीपींस में भारत के राजनयिक और मिशन के उप प्रमुख के रूप में भी सर ने काम किया है। और
करीब 95 से ज़्यादा देशों में इन्होंने यात्रा की है। तो इनको सुनने का सौभाग्य और अद्भुत अवसर हमें प्राप्त हुआ। तालियों से उनका धन्यवाद दीजिएगा। अशोक गुप्ता सर हमारे बीच में बैठे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जिस फील्ड में जो भी इनको आईपीएस के रूप में जो भी सेवाएं देने का मौका मिला, चाहे डीआईजी के रूप में, चाहे कमिश्नर के रूप में, उन्होंने अब मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में भी नए कानूनों पे चर्चा होने जा रही है। वो काफी इनोवेटिव आइडिया। जब मैं पहली बार अशोक सर से मिली थी तो उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही थी। अशोक सर को याद भी नहीं होगा कि मैं पहली बार सर आपसे कब मिली थी, मगर मैं ऑफिस में मिली थी। तो आपने कहा था, मेरे रिपोर्टर साथ में थे, अंकित माथुर वगैरह साथ में थे, तो आपने कहा कि मैं कुछ ऐसे लोगों से परेशान हो गया हूँ। ये संदर्भ मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि ये हम सब की काम की बात है। हम सब जो सच का साथ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब की काम की बात ये है कि सर ने कहा कि यार 100 रुपये का चालान बचाने के लिए मेरे परिचित मुझे फोन कर देते हैं, भाई यार तेरे हवलदार ने रोक लिया यार, उसको बोलना। मैं उसे क्या बोलूँ? मैं उसे बोलता हूँ भाई तू 100 रुपये मेरे से ले लेना यार, वो ड्यूटी कर रहा है, उसको मैं क्या मना करूँ? इतनी छोटी सी बात। जब हम अपने कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आपको इसीलिए रोक रहा है कि भाई साहब हेलमेट पहन लो, सीट बेल्ट लगा लो, गलत क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने आप पुलिस ऑफिसर से हट के बात की जो मुझे बड़ा प्रभावित कर गई कि हाउ सिंसियर है इसके। वो उनको भी मना नहीं कर पा रहे जो उनके परिचित हैं और बोल रहे हैं भाई साहब यार मना कर दो ना। आप किसको फोन लगा रहे हो? डीआईजी को फोन लगा के 100 रुपए की माफी के लिए फोन लगा रहे हो, तो बड़ा सोचने वाली बात है। मगर ये जो बैलेंस है ना, ये आमतौर पे हम अपनी जिंदगी में बिठा नहीं पाते। हम किसी एक ही को खुश रख पाते हैं। या तो हम उसको हवलदार को फोन करें, अरे भाई छोड़ या जाने दे, और या फिर उसे बोलेंगे दे दे यार, तो एक ना एक तो नाराज होना है। मगर सर ने सामंजस्य बिठा के रखा, और जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में ये सामंजस्य बिठा के रखा, हर जगह अपना डंका बजाया है। सर मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करती हूँ, आप प्लीज स्टेज पे आए और 2 शब्द बोल दे सकते। सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय राम प्रसाद जी भाई साहब, अन्य अतिथिगण, निर्मला राव जी, देवियों और सज्जनों, अभी निर्मला जी ने जो चालान का एक इन्होंने एक वाकया सुनाया, तो मुझे एक इस मामले में एक किस्सा याद आ गया मुझे। मैं जब एक बार आज से करीब 20 वर्ष पहले यूनाइटेड नेशंस के मिशन में, पीस मिशन में मैं बोस्निया गया था। बोस्निया का भी नाम है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो मैं 1 साल के लिए लगभग 13 महीने में वहां यूनाइटेड नेशंस के मिशन में रहा। तो वहां अनेक देशों के पुलिस ऑफिसर्स थे, लगभग 50 देशों के पुलिस ऑफिसर्स हमारे साथ काम करते थे। तो उनके सबके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। उसमें रशिया भी थे, अमेरिका के थे, उसमें पुर्तगाल थे, उसमें ब्रिटिश थे, उसमें चाइनीज थे, उसमें घाना के भी थे, नाइजीरिया के भी थे। 50 देशों के पुलिस ऑफिसर्स के साथ हमने लगभग 13 महीने वहां यूएन मिशन में काम किया। तो एक मैं ट्रैफिक से रिलेटेड ये किस्सा मुझे याद आता है। वहां हमारा सिलेक्शन, यहां पर एक टीम आई थी यूएन की, और वो हमारा इंग्लिश का टेस्ट लिया, उन्होंने ड्राइविंग का टेस्ट लिया और फायरिंग का टेस्ट लिया। उसमें जो लोग पास हुए उनको फिर वहां बोस्निया भेजा गया। तो यहां ड्राइविंग के टेस्ट में हम पास हो गए। वहां जाके वो ड्राइविंग का टेस्ट वापस लेते हैं, क्योंकि वहां की चीजें अलग हैं। अलग ये है कि हम यहाँ ड्राइवर हमारा बैठता है गाड़ी में राइट साइड में, और वहां जो ड्राइवर बैठता है वो बोस्निया में लेफ्ट साइड में बैठता है। लेफ्ट, और रोड के अपन चलते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में, वहां चलते हैं रोड के राइट साइड। तो बड़ा आपका सॉफ्टवेयर बड़ा, मतलब उसको अटेंशन रखना पड़ता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बड़ा बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। तो जब हमारा टेस्ट हुआ तो मैं गाड़ी में बैठ गया। एक स्पेन का ऑफिसर था जो मेरा टेस्ट ले रहा था, टोनी नाम था उसका, तो वो टेस्ट ले रहा था। तो मैं बैठ गया गाड़ी में, चलाने लग गया। मुझे लगा मैंने बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा हूं, मैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाऊंगा मैं और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस वहां का बोस्निया का मिल जाएगा। थोड़ी देर में क्या हुआ, मैंने देखा कि एक लेडी है,
वो फुटपाथ पे खड़ी थी, और फुटपाथ पे खड़ी थी और वो उसके चेहरे से लग रहा था कि वो रोड को क्रॉस करना चाहती है। तो उसने अपना पांव थोड़ा सा नीचे किया फुटपाथ से सड़क पे आने के लिए, क्रॉस करने के लिए। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, उसने पांव अपना वापस ले लिया और मैंने गाड़ी आगे चला दी। और आगे जो ही चलाई, थोड़ी देर में वो स्पेन वाला कहता है, अशोक स्टॉप, स्टॉप द व्हीकल, स्टॉप द व्हीकल। मैंने सोचा पास हो गए। बोले यू आर फेल। बोले तुम फेल। मैंने क्यों भाई? मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपने वो लेडी को देखा? मैंने कहा यस। तो बोले वो लेडी क्या कर रही थी? मैंने कहा सी वांटेड टू क्रॉस द रोड को क्रॉस करना चाह रही थी। तो बोले आपने क्रॉस क्यों नहीं करने दिया? मैंने कहा उसने पैर वापस ले लिया अपना, थोड़ा सा लटकाया था, उसने पैर वापस ले लिया। बोले वापस इसलिए लिया कि आपने रोकी नहीं गाड़ी। तो बोले आप रूल्स नहीं समझते? मैंने कहा रूल्स क्या? बोले पेडेस्ट्रियन जो है उसकी प्राथमिकता है, जो पैदल चलेगा उसकी प्राथमिकता है। तो इतना वहां का जो वातावरण है वो वास्तव में ऐसे नहीं, केवल किताबों में नहीं है, वहां केवल किताबों में नहीं है। मैंने देखा बाद में जब एक साल में वहां रहा, मतलब आदमी की कीमत ज्यादा है, अपने व्हीकल की कीमत ज्यादा है। मेरी गाड़ी पे डेंट लग गया, मेरी गाड़ी पे ये लग गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी गंदी हो गई, ये हो गई। अपन गाड़ी की ज्यादा और देखभाल करते हैं, आदमी की कम देखभाल करते हैं। वहां आदमी की देखभाल ज्यादा है। मुझे वास्तव में बड़ा फील हुआ कि मैंने मुझे बाद में लगा कि उस लेडी को मुझे क्रॉस करने के लिए पहले उसको मेरी गाड़ी रोक करके उसको कहना था कि तुम क्रॉस करो, फिर मुझे गाड़ी चलानी। ये वहां के इस तरह का, तो बाद में बड़ा ध्यान रखते थे हम लोग और हमेशा इस तरह की चीजें वहां रहती। एक और चीज वहां पर, चाइना के 2 ऑफिसर थे हमारे साथ। मैं अब ये मीडिया की बात करूंगा। चाइना के 2 ऑफिसर थे, वो वहां के अखबार देख करके, बोस्निया के अखबार देख करके वो चकित रह जाते थे। यार इन अखबारों में तो सरकार की आलोचना हो रही है, इन अखबारों में तो सिस्टम की आलोचना हो रही है। हमारे चाइना में तो ऐसा संभव ही नहीं है। वो टीवी देखते थे, बावले हो जाते थे। टीवी पे सरकार की आलोचना चल रही है, बीबीसी देखते थे, उसके बोले बीबीसी तो हम देख ही नहीं सकते चाइना में, सरकार की आलोचना तो हम कर ही नहीं सकते, न टीवी पे न अखबार में, न मतलब वो बड़े वहां पर इतने प्रफुल्लित रहते थे, वो इतनी आजादी उनको मिलती थी, इतने प्रफुल्लित रहते थे। वो कहते थे हमें तो वहां चाइना में कोई किसी तरह की आजादी नहीं है, तो हम बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जहां इतनी आजादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आज हम प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, हम राष्ट्रपति के खिलाफ बोल सकते हैं, हम मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं। इवन अब तो लोग मीडिया जो है कई बार जुडिशरी की भी आलोचना शुरू कर देता है, तो उसको भी अच्छे लहजे में लिया जाता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत हमारे लिए ये एक गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमें पूरी आजादी है, बोलने की, लिखने की, सब कुछ करने की पूरी आजादी है। लेकिन बस इसमें हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, नैतिकता हम रखें, हर चीज में नैतिकता रखें। आहार निद्रा भय मैथुनन से सामान्य मेतज पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषस्तैन वहीन पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुनन से आदमी भी भोजन भी करता है, नींद भी लेता है, वंश वृद्धि भी करता है, पशु भी करता है ये काम। पशु भी नींद लेता है, पशु भी भोजन करता है, पशु भी वंश वृद्धि करता है। आदमी पशु में अंतर क्या है? नैतिकता। पशु में नैतिकता नहीं होती, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये पशु में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, जबकि मनुष्य में होती है। हम नैतिकता रखें, अच्छा काम करें। आज सब सम्मानित होने वालों को मेरी बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। को इस सम्मान से विभूषित करने का हमने निर्णय लिया है। कई लोग नहीं आ पाए, कुछ लोगों ने माफी मांग ली थी और कुछ लोग आए हैं, बेंगलोर से हमारे बीच में आए हैं, बेलाल साहब आए हैं, शुक्रिया बेलाल साहब, आप इतनी दूर से आए हैं। डॉक्टर ध्रुव आए हैं हमारे बीच में, और अर्पिता जी आई हैं। काफ़ी चेहरे मुझे दिख रहे हैं, विकास जी भी बैठे थे, विकास जी भी मुझे दिख रहे हैं, आप भी वंडरफुल। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इस बार जो विशेष पहल इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड्स कर रहा है, निसंदेह इस बार हम उतनी तादाद में इकट्ठे नहीं हुए हैं जितने हमेशा होते हैं, मगर ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ उसमें भीड़ नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे रास्ता पता है कि किस रास्ते से जाना है और मैं अकेले हूँ। मगर खास ये है कि इस बार हमें विदेश में रह रहे एक
भारतीय प्रवासी को भी सम्मानित करेंगे। वो यहाँ नहीं आ पाए, मगर जब आए तो वो सत्यमेव के ऑफिस में भी आएंगे। और उनकी खासियत ये रही, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि विदेश में भारतीय मूल के बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं। वो बेसिकली रिपोर्टर नहीं है, मगर अभी जब पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव था तो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, बहुत सारे रूमर, अरे वहाँ पे अटैक हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। ये बात बोलते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, मगर सच यही है कि जो जिम्मेदारी मीडिया को निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई और अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो गया। अमेरिका में बैठा एक शख्स जो पेशे से एडवाइजर है, जो ये बताता है कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, क्या प्रॉपर्टी लेनी है, उसने बड़ी ही संजीदगी से ऑथेंटिक एक एक विश्वसनीय खबर उसने सोशल मीडिया पे डाली। उसकी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत अच्छी है सोशल मीडिया पे, और हर वो खबर जो वास्तव में घटित हुई है प्रामाणिकता के साथ उस व्यक्ति ने डाली। उसने वो जिम्मेदारी निभाई जो हम मीडिया के होके भी नहीं निभा पाए। हमने इधर उधर से खबर देखी, उसे एक खबर बना के ऑन एयर कर दी। हम विश्वास का प्रतीक हैं, इस तरह से लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है? मगर हम कुछ पैसों के लिए कर देते हैं। हमें एडिटर बोलता है कि अरे भाई लिखो कुछ अच्छा, हॉट न्यूज आनी चाहिए, कैची आनी चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। कई बार हमारी बहुत अच्छी खबरें होती हैं, वो रोक दी जाती हैं। अमित सर, आप तो अच्छे से जानते हैं किस तरह से खबरें रोक दी, आप तो पीड़ित है। तो ये होता है और ये निस्संदेह हमारे साथ अन्याय भी है, मगर किया क्या जाए? ऐसे में एक व्यक्ति ने निर्भीकता से हर वो खबर दी जो हमें जाननी चाहिए। ये बहुत फर्क होता है। एक तो खबरें हम पे फेंक दी जाती है, दिन भर हम पे खबरें थ्रो कर दी जाती है, और एक होता है कि हम उसमें से निकालते हैं। तो उनको सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही हम, उनका नाम मैं बता दूं, उनका नाम है मान सिंह जी, और वो LA में रहते हैं, लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में रह के वो अमेरिका की राजनीति के बारे में भी ठीक ठाक टीका टिप्पणी करते हैं, और साथ ही भारत की राजनीति को और एक एक हरकत, सामाजिक वगैरह एक एक हरकत पे उनकी पैनी नजर रहती है, बड़ा सटीक विश्लेषण देते हैं। तो हम एक सम्मान जो है उनके नाम करने जा रहे हैं। और दूसरा, हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इस बार देने जा रहे हैं। तो हमारे बीच में सम्माननीय कल्याण सिंह जी कोठारी जी मौजूद हैं, वो बैठे हैं और मीडिया में उन्होंने अच्छा खासा समय दिया है। कल्याण सर को इस बार हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। उन व्यक्तित्वों को जिन्होंने दशकों तक पत्रकारिता की मशाल को थामे रखा, बिना डरे बिना रुके। आपसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। ये महज एक पुरस्कार समारोह नहीं है, ये मेरे स्वर्गीय पति श्री पूरन राव के अधूरे सपने को मूर्त रूप देने का मैं एक प्रयास कर रही हूँ, और ये तीसरी बार मेरा प्रयास है। वो विनम्र रूप से मानते थे कि पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, ये आत्मा की आवाज है। और वो शख्स जो मीडिया से कतई नहीं था, वो मीडिया से कतई नहीं थे, पिछले 2017 से वो मीडिया से जुड़े थे। मैं मीडिया से हूँ, मैं बहुत लंबे समय, 2003 से मैं मीडिया से हूँ, और सत्यमेव की स्थापना उन्होंने मेरे लिए ही की थी, और शायद मुझसे ज्यादा वो इस रंग में रंग गए। मैं एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, तो मेरे उसूलों को देखते हुए शायद उन्होंने जिस धारा में सारी मीडिया चल रही थी उससे एक अलग धारा उन्होंने स्वीकार की। वो चाहते थे कि एक ऐसा मंच हो, एक बार उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि नहीं, एक ऐसा मंच हो जहाँ पे उन पत्रकारों का सम्मान किया जाए जिनको दुनिया बड़ी हिराकत की नजर से देखती है। अरे यार ये क्या है, अभी पागल है ये, तो हमें पागल माना जाता है। हम पागल ही सही, मगर दुनिया में हमारी कहीं ना कहीं अहमियत है। तो वो चाहते थे कि उस मंच पे ऐसे पत्रकारों का सम्मान हो। मैं उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकती हूँ। 17 जून 2022 को इसी दिन मात्र 42 वर्ष के थे जब सत्य की राह पे चलते हुए उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। सारे सबूत मिटा दिए गए, सच्चाई को मिटाने की, दबाने की भरपूर कोशिश हुई, मगर मैंने हार नहीं मानी। पूरे 1 साल तक मैं पागलों की तरह घूमती रही, और आखिर सबूत ढूंढ के मैंने अब 302 में मामला दर्ज करवाया। न्याय पता नहीं कब मिलेगा। अपराधी खुले घूम रहे हैं, मगर मैं रुकी नहीं हूँ, ना रुकूंगी। हम जानते हैं कि वो अकेले नहीं थे। हमारे देश में कई पत्रकार हैं जिन्होंने सच की कीमत चुकाई है। मैंने जिक्र भी किया था मुकेश जी का। पत्रकारिता अब एक प्रोफेशन बन चुकी है, शो ऑफ या पैसे का जरिया माना जाता है। एक अवार्ड शो, मेरे बारे में भी कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं अवार्ड शो कर रही हूँ तो शायद ये मेरे लिए भी एक कमाई का जरिया है। नहीं,
मैं आज खुले मंच पे सबके सामने कहती हूँ कि ये मेरा एक सिर्फ विनम्र प्रयास है उन लोगों के प्रति सम्मान का जो लोग पत्रकारिता में अपनी जान खपा रहे हैं, उनके लिए, मेरे पति का सपना पूरा करने के लिए। तो इस जुनूनी पत्रकारों को सम्मान दिया जाए, उनकी कहानी एक एक कोने कोने तक पहुँचे, उसके लिए सत्यमेव न्यूज़ हमेशा खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा सत्य की मशाल को लेके। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रतियोगी के साथ, और शुरुआत होती है अर्पिता जी के साथ। अर्पिता जी आप आइए स्टेज पे। ये हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष तौर पे नोएडा से पधारी हैं और दूरदर्शन से, दूरदर्शन में एंकर हैं। अर्पिता माथुर जी स्टेज पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। अर्पिता जी ने बहुत छोटी उम्र में बड़ा मकाम हासिल किया है। जितनी ये छोटी दिखती हैं उतनी संजीदा भी हैं। अर्पिता जी आपको मौका दिया जाता है 1 मिनट का, स्टेज पे आए और अपने बारे में 2 शब्द बोल के जाए। ये एक विशेष प्रिविलेज है हमारे अवॉर्डीज के लिए। थैंक यू सो मच निमी जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप सभी आदरणीय जो मंचासीन अतिथिगण हैं, सभी को मेरा नमस्कार, और यहाँ मौजूद सभी जितने भी अतिथि हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और निमी जी मैं बता दूं, मैं जयपुर से हूँ, नोएडा से नहीं हूँ जी। मैं दूरदर्शन के साथ पिछले 3 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। उससे पहले मैं कई प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ चुकी हूँ। पहले रिपोर्टिंग करती थी, उसके बाद मैंने एंकरिंग स्टार्ट करी है, और अभी फिलहाल मैं दूरदर्शन के साथ बतौर एंकर काम कर रही हूँ। और इसके साथ मैं कुछ लेख लिखती हूँ कुछ स्वतंत्र तरीके से, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं एक भारतीय महिला हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी परिवार के प्रति भी है, देश के साथ साथ। तो मेरा ये रहता है काम कि मैं काम के साथ साथ अपने परिवार पर भी ध्यान दे पाऊँ, इसीलिए मैं दोनों तरीके से मिलकर काम करती हूँ। अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदार हूँ और अपने देश के प्रति भी। तो फिलहाल निमी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को ये अवार्ड देने के लिए, इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये एक तरीके से प्रोत्साहन है। मैं ये कहना चाहूंगी कि करियर के लिए ये BEd नहीं होता है कोई भी अवार्ड, ये एक तरीके से प्रोत्साहन होता है कि हम करियर को फिर से नई दिशा दें और एक बेहतर तरीके से काम कर सके अपने ही काम में, और देश के लिए कुछ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद निमी जी। धन्यवाद, क्योंकि समय काफी निकल चुका है और ज़्यादातर मेरे सीनियर और जो लोग बड़े सक्रिय हैं मीडिया में वो बैठे हैं, तो ये मेरे लिए एक कठिन बात होगी कि मैं कुछ इस बारे में कुछ कहूँ। मिम्मी मेरे परिवार का ही एक हिस्सा रही है और पूर्ण जी भी रहे थे। मैंने इनके काम को नज़दीक से देखा है, और ये एक आदर्श चीज़ नहीं है कि हम उनकी स्मृति में कर रहे हैं। वो हमारे साथ जिस तरीके से लगे हुए थे, ये कारवां ऐसे बढ़ता तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन चीज़ें हमेशा वैसी होती नहीं है जैसा हम चाहते हैं। केवल एक निवेदन कि हमारे सनातन धर्म में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द की महिमा अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पर कही गई है, और शब्द के सारथी, कलम के सिपाही, हम अलग अलग नामों से पत्रकारों को संबोधित करते हैं। और जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा भी कि किस तरीके से चौथे स्तंभ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला समय थोड़ा और अलग रंग ढंग लेकर आएगा, ये हम सब जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दबे कदमों से हमारे पास में आकर बैठ चुकी है, और जिस नाटकीय तरीके से आने वाले समय में ये वाला सेक्टर चेंज होने वाला है, उसके छोटे मोटे ट्रेलर हमें दिख जाते हैं इन दिनों। डीप फेक का नाम हम सुनते हैं, चीज़ों को पता नहीं चलता है कि जो चीज़ हमारे सामने घटित हो रही है वो वास्तव में घटित हुई भी या नहीं हुई। नैरेटिव सेट होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसा होता है ना कि जब कृत्रिमता बढ़ती है तो जो प्राकृतिक चीज है और नैसर्गिक चीज है उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे जैसे AI का प्रभाव, प्रभुत्व, कुप्रभाव या जो भी हम कहें वो बढ़ेगा, तो ये जो धड़कते दिल के साथ में घूमने वाले जो कलम के सिपाही हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और मेरे सामने कई मित्र दिख रहे हैं, अमित जी भी दिख रहे हैं, सनी सेबेस्टियन हैं,
मणिमाला जी हैं, कोठारी साहब हैं, सत्यनारायण जी शायद अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, दिनेश जी भाई साहब हैं, अभी ध्रुव जी से मिलना हुआ, हमारे मित्र साथ में हमारे हैं। तो मैं निशब्द हूँ, लेकिन मन ही मन नमन करता हूँ पूर्ण जी की उस मजबूती को जिसके कारण ये कारवां आगे बढ़ रहा है। आप सभी को जिनको आज ये पुरस्कार मिल रहा है, मेरी तरफ से बधाई। आपने सही कहा कि एक प्रोत्साहन होता है कहने को, आजकल अवार्ड काफी, क्योंकि अवार्ड के साथ में भी एक नेगेटिव नैरेटिव जुड़ चुका है, लेकिन क्योंकि मैं निर्मला को अच्छी तरह जानता हूं तो मुझे पता है कि दीज आर बेस्ड ऑन मेरिट्स। ये उसके पीछे कोई एक जो बिजनेस वाला जो एक मंतव्य होता है वो नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं यहाँ पर आया जोधपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जाने के लिए बाहर आता है, अगर कोई गलत इनके सामने कर दे तो ये संभव नहीं है। मणिमाला शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टेज पे अपना अवार्ड ग्रहण कर रही हैं। इसके बाद में 15 सेकेंड दीदी स्टेज पे आइए मणिमाला जी, और 1.5 शब्द हम आपसे सुनेंगे। दूसरों के लिए 2 शब्द, आपके लिए 1.5 शब्द। सभी को नमस्कार। मेरे सभी अग्रज यहाँ पर विराजमान हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है, तो आप सभी को नमन करती हूँ। छोटे भी हैं जिनसे अभी तक सीख रही हूँ, उन सभी को भी बहुत सारा स्नेह। निम्मी का जो प्रोग्राम है वो 1 महीने में खास है, क्योंकि जहाँ आजकल पैसे देकर अवार्ड खरीदे जा रहे हैं, वहाँ पर ये वरीयता के क्रम से बाकायदा चयन करके और पत्रकारों को लेके आ रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम के लिए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके पति की स्मृति में है, पर अयोध्या जी ने कहा कि साथ में होते तो ज़्यादा बेहतर होता, तो ये भी एक दुख वाली बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके विश्वास को और उनकी प्रासंगिकता जो भी मीडिया के थ्रू रही है और उनका जो भी विज़न रहा है उसको आगे लेकर जो निम्मी काम कर रही है, उसके लिए उसको बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी, मुझे ज़्यादा कुछ अपने बारे में कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप ही का हिस्सा हूँ, आप ही के बीच की हूँ। एक बार सबका आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग मीडिया हाउसेस जुड़ने के साथ सोशल मीडिया पे सुपर एक्टिव हैं, और एक सच्चे हिंदुस्तानी के रूप में मेरा इनसे पहला परिचय हुआ। जो एक सच्चे हिंदुस्तानी में गुण होने चाहिए वो मैंने इनमें देखे। बिलाल जी, आपने इतना समय दिया, वहां से पधारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिलाल जी, 15 सेकंड के लिए आपको भी माइक दिया जाता है। मंच पर बैठे लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम बिलाल है। जैसे निम्मी जी ने कहा, बैंगलोर से मैं नोएडा से हूँ, पहले बैंगलोर में था। वर्तमान में मैं DNA जी की वेबसाइट उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो बाकी मेरा अपना मानना है कि आप लिखिए, भरपूर लिखिए, लेकिन जो लिखिए वो ऐसा लिखिए कि जिससे प्रभाव पड़े और वो सच हो। तो बस, थैंक यू। मैं जाहिद सर का लेना चाहूँगी। जाहिद सर प्लीज स्टेज पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। बहुत छोटा सा सम्मान है हमारी ओर से, मगर आप पधारें। जोधपुर से जयपुर के प्रवास में अक्सर भाई साहब अकेले रह जाते हैं, क्योंकि परिवार इनका जोधपुर में। धन्यवाद सर। सर 1.5 शब्द। नमस्कार। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा पूर्ण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि बुलंद हौसला मौजों के पार उतर गए, डूबे वही जिनके इरादे बदल गए। ये निर्मला राव का साहस है
कि वो इतना बड़ा आयोजन कर रही हैं और ढूंढ कर पूरे देश से पत्रकारों को सम्मानित कर रही हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और तमाम अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पिछले दिनों मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें पता है तुम पत्रकार कैसे बने? मैंने कहा कैसे? कि बेटा मैं रेडियंस और अल जमीयत को खबरें भेजता था। तो मतलब ये देखिए कि मेरे पैदा होने से पहले मेरे पत्रकारिता का बीजारोपण हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के दृष्टिकोण से मैं लक्ष्मीमल सिंघवी जी, रामचंद्र घोड़ा जी और शाहिद मिर्जा जी को नमन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मुझे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का जो प्रेरणा मिली। और मेरे लिए खुशी की बात है कि जिन दिनेश जोशी जी से के सामने बैठकर हमने पत्रकारिता सीखी, आज उनके साथ मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मेरे लिए गर्व की बात है। थैंक यू। मैं चाहूँगी मोनिका शर्मा जी का। मोनिका शर्मा जी कृपया स्टेज पे आए और हमारी ओर से सम्मान ग्रहण करें। हमारे लिए वास्तव में बहुत सम्मान की बात है कि हमारे अतिथि इतने शॉर्ट नोटिस में पधारे। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, ससुर जी नहीं रहे तो उनकी वजह से चीज़ें प्रॉपर शेड्यूल नहीं हो पाई, मगर इनका स्नेह है, इनका प्रेम है कि शॉर्ट नोटिस पे आ गए। एक बार मेरी तरफ से तालियां बजा दीजिए प्लीज सबके लिए। अभी भी वो बड़े धैर्य से मेरे साथ बैठे। मोनिका जी कुछ कहना चाहिए? सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन अतिथियों को और हमारे जो पत्रकार साथी और जो भी अतिथि यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि निम्मी जी के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए वो यहाँ मौजूद हुए, अपना समय दिया। और निम्मी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस सम्मान के लिए। और उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है अपने हस्बैंड के इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं चाहूँगी कि वो उसको बरकरार रखें और आगे तक ले जाए, अपनी मुहिम को पूरा करें। धन्यवाद। विकास पोरवाल जी का, और जो नोएडा से हमारे बीच में है। विकास जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। और इस स्पीच में एक नाम स्किप कर रही, एक नाम है निरशिद खान का। निरशिद खान जी न्यूज से कनेक्टेड है और सीक्वेंस में भी उनका नाम लिया जाएगा। फिलहाल हम विकास जी का स्वागत करते हैं। विकास पोरवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तक से विकास जी जुड़े हुए हैं और विभिन्न पोर्टल से जुड़ने के साथ साथ विकास जी आज तक से भी जुड़े हुए हैं। विकास जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत आभार। आप स्टेज पे 1.5 शब्द आपके लिए मिला। मारूंगी नहीं तो सबको मारूंगी। ये चेक कर लो। सर्वप्रथम माँ वाग्देवी सरस्वती के चरणों में नमन। मंच पर आसीन सभी सम्मानित गण, आप सभी को प्रणाम। और हमारे प्यारे साथी, आप सभी को भी प्रणाम। आपने मुझ पर 1.5 मिनट का है, लेकिन मैं 1.5 बोलूंगा। 1.5 3 कर लेता हूँ। तमसा नदी का तट था, एक ऋषि कमंडल लिए स्नान करने पहुंचे। हवा बहुत प्यारी, बहुत सुरभत बह रही थी। 2 पक्षी, एक चकवा एक चकवी, वो दोनों आपस में कलोल कर रहे थे। ऋषि ये देखकर मुग्ध हो गए, वो स्नान करना भूल गए और कुछ क्षण यूं ही खड़े रह गए। इतनी देर में देखते क्या है, एक सनसनाता तीर आता है और चकवे को लग जाता है, वो गिरकर मर जाता है। चकवी उस विछोह में प्राण त्याग देती है। ऋषि स्तब्ध। और फिर जब उनके मुख से वाणी निकलती है तो वो बोलते हैं, मां निशा प्रतिष्ठा तुम गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहिता। हम उस महर्षि को आज महर्षि वाल्मीकि के तौर पर जानते हैं। वो पिछले 3 दिनों से विचलित थे। विचलित इसलिए थे क्योंकि वो एक महाकाव्य रचने वाले थे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, लेकिन शब्द नहीं आ रहे थे। और जब शब्द आए, विछोह को देखा, दुख को महसूस किया, उसके संताप को समझा, तो शब्द, जैसा कि अभी सर ने बताया कि शब्द ब्रह्म होते हैं, वो ब्रह्म उनकी वाणी में आ गया। और वो ब्रह्म आज रामायण महाकाव्य के तौर पर जाना जाता है। मुंडकोपनिषद से लिया गया ये सत्य में, सत्य की ही विजय का ये जो विजय राग है, जो विजयतीत भाव है, वो जरूर एक उपनिषद से लिया गया है, लेकिन जब उसका वर्णन आता है, उसका विस्तार देखते हैं, तो हम रामायण से देखते हैं। रामायण
जो हमारे आदिकालीन, हमारे रीतिकालीन, हमारे रीतियों और नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें हम देखते हैं कि वो पिता और पुत्र के बीच के संबंध की गाथा है, हम देखते हैं कि वो परिवार की गाथा है, हम देखते हैं वो पति और पत्नी के बीच की गाथा है, वो शत्रु और मित्र के बीच की गाथा है, भारतीय प्रेम की गाथा है। लेकिन हम उसे एक और नजरिए से देखना भूल जाते हैं कि वो शब्द और शब्द की महत्ता की भी गाथा है। राम का वनगमन का पथ है, वो वन में तापस वेशधारी जा रहे हैं, लेकिन आधे रास्ते पर सुदंत जब उनको लेके चलते हैं तो एक ऋषि उनका रास्ता रोकते हैं। वो कहते हैं, रुको राम, रथ से उतरो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। राम के पीछे एक हुजूम चल रहा है, वो अवाक कि राम को कौन रोक सकता है, राम जिस पथ जाए कौन रोकने वाला है। लेकिन ऋषि जावाली उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं, क्या पिता ने आज्ञा दी तो तुम वन को चल दिए? क्या मां ने एक वचन मांगा तो तुम वन को चल दिए? क्या यही तुम्हारी अयोध्या है? इतना ही साकेत है? क्या यही जनता है? क्या इसी प्राण प्रिय जनता के लिए तुम सिर्फ मां और पिता की आज्ञा के लिए वन को चल दिए? क्या इनके लिए राज्य का अधिकार, क्या इनको अपना राजा, जनता के हिसाब से अपना राजा नहीं होना चाहिए? क्या एक राजमहल तय करेगा कि अयोध्या का राजा कौन होगा? ये प्रश्न, जाबाली महर्षि का प्रश्न करना, आप किसी तापस वेशधारी को सिर्फ एक ऋषि महर्षि पूजा पाठ करने वाला मत समझिए। हमारे पुराणों में जिनका वर्णन है वो उससे कहीं अधिक है। वो पत्रकार हैं, वो वैज्ञानिक हैं, वो चिकित्सक हैं, वो अध्येता हैं और वो शब्द के ज्ञाता है, धाता है। जब ऋषि जाबाली ये प्रश्न करते हैं तो राम कहते हैं, हे महर्षि, मैं इसीलिए अभी तक रथ पर आरूढ़ था कि मुझसे ये प्रश्न किया जाए कि मैं वन में हूं तो मैं वन जा रहा हूं, तो ये कैसा वनगमन है जिसका एक इतना बड़ा जो है एक दृश्य रचा जा रहा है। और आपने जो मुझे प्रश्न किया है ये वाकई ये नागरिक का प्रश्न है। और जब नागरिक प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है, तब शब्द सार्थक होते हैं, तब पत्रकारिता सार्थक होती है। ये सत्य में ये हमारा नारा है कि सत्य की ही विजय, ये विजय यूं ही नहीं होगी, ये विजय होगी जब हम सत्य को सत्य समझेंगे, सत्य को सत्य बोलना सीखेंगे, सत्य को सत्य समझकर सत्य को ब्रह्म मानेंगे और सत्य को ब्रह्म की आज्ञा मानकर अपने कार्य पर ध्यान देंगे। ये अवार्ड नहीं, जैसे कि आप सभी ने कहा कि ये प्रयास है, प्रक्रिया है, मैं कहता हूं कि अवार्ड नहीं, ये आशीर्वाद है, क्योंकि हम सत्य को सत्य समझ रहे हैं, सत्य को सत्य मान रहे हैं। आप सत्य के लिए लड़ रही हैं, वॉरियर तो आप हैं, हम सभी तो बस अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कम निकले, कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर बाकी जितने लोगों ने बोला उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। वो सोच रहे थे यार ऐसे जोरावर्ती हम ही खड़े हो जाते, मगर वो खड़े नहीं हुए तो उनको अफसोस हो रहा था। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर ध्रुव का। डॉक्टर ध्रुव बिहार से, पटना से पधारे हैं। पटना से हमारे पास इस बार 3 विभूतियां आई हैं, बड़े सम्मानजनक बिहार की धरती से हमारे बीच में पधारे हैं। बिहार से बहुत विभूतियां निकली हैं। अफसोस की बात है कि बिहार की तरफ न जाने क्यों ध्यान नहीं दिया गया। ध्रुव सर, अब ध्यान दीजिए, आप बिहार को नंबर 1 स्टेट पे ले आइए। इतने गौरवशाली प्रदेश का इस तरह से पीछे आना ठीक नहीं लगता। आप कुछ प्रयास कीजिए ध्रुव सर। मैं अवार्डीज को जल्दी जल्दी एक बार अवार्ड करवा देती हूँ और उसके बाद में आप सबसे अनुरोध है कि अवार्ड्स लेके सीधे निकल मत जाइएगा प्लीज। नीचे आपके लिए व्यवस्था की गई है। सर प्लीज एक मंच पर विराजमान पत्रकारिता और समाज के सभी श्रेष्ठ जन, निर्मला जी और आप सब देश भर के मेरे सीनियर, मेरे सहयोगी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से जुड़े सभी लोग। मेरा नाम जैसा जाना गया ध्रुव कुमार है। मैंने नवभारत टाइम्स पटना में 1987 से पत्रकारिता शुरू की। बाद में आकाशवाणी, दूरदर्शन से जुड़ा, समाचार पढ़ने लगा 97 से, आकाशवाणी पटना और दूरदर्शन पटना। मुझे रांची दूरदर्शन में न्यूज़ विंग की तरफ से प्रथम समाचार पढ़ने का गौरव प्राप्त है।
उसके बाद मैंने दैनिक जागरण में भी काम किया, ब्यूरो चीफ तक गया था। आज अखबार में भी काम किया, जो बहुत पॉपुलर अखबार है बिहार का, उत्तर प्रदेश का। फिलहाल मैं फ्रीलांसर के रूप में काम करता हूँ। दूरदर्शन के न्यूज़ रूम की तरफ से सामयिक चर्चा कार्यक्रम जो अब तक महीने में 8 हुआ करता था, अब महीने में 20 हुआ करेगा इसी सप्ताह से, उसका मैं एंकर हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अर्पिता जी ने, सॉरी निर्मला जी ने कैसे मेरा नाम ढूंढ लिया। ये इस बात को तस्दीक करता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता था इनको। मैं IFWJ से जुड़ा हूँ, तो राजस्थान कई बार आया हूँ। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ 6 साल। हमारे मित्र एक भूपेंद्र सिंह राठौर जी हैं, वो आज इस वक्त यहाँ नहीं हैं, गाँव चले गए हैं। लेकिन इनके इस प्रयास को देख के ये कहने का दिल ज़रूर मचल रहा है कि अच्छी पत्रकारिता हो रही है। हम लोग ने वो दौर देखा है कि सचमुच पत्रकारिता हुआ करती थी। अब कितनी पत्रकारिता है वो आप सब बेहतर जज करते हैं। किस तरह से हमारे IPS ऑफिसर साहब ने और इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी ने बातें रखी हैं, वो हम सबको बताने के लिए जाहिर करती हैं कि हम किस पद पे चल रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। मैं इस मंच को नमन करता हूँ इसलिए कि आप सब ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। बिल्कुल नहीं जानता था, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं इस आयोजन को, इन्हें, इनके इस तरह के प्रयास को, जो अपने एक प्रिय की मृत्यु दिवस पर शोक मनाने के बजाय एक उत्सव करती हैं, उसमें देश भर के 20 पत्रकारों को चुनकर उनके ऊपर दायित्व करती हैं कि जिस तरह की पत्रकारिता मैं कर रही हूँ, हमारे लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, वैसा आप भी करें, वैसा आप भी सोचें। और ऐसे लोगों को एक मंच देकर सम्मान करने का निश्चित ही जो वंदनीय, पूजनीय उनका कदम है, तो मैं उसकी दिल से सराहना करता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, समय कम है, आप सबको भी सुनना है। धन्यवाद। दिन में मैंने 20 लोगों का चयन किया। अवार्ड मैंने इंटरनल में करवाया था, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे कि मैं आयोजित करवा सकती, मगर आप सबका समर्थन रहा, सपोर्ट रहा कि मैंने सिर्फ 15 दिन में लगातार 2 घंटे की नींद मुश्किल से ली होगी, और 20 तारीख कब आई मुझे पता नहीं चला। उसके बाद से यही होता है कि जैसे जून आता है दिल धड़कने लगता है, हालत खराब होती है, तो मैं अपने आप को इसमें झोंक देती हूँ। ठीक है, कभी सफलता का रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है, मगर मेरे लिए भीड़ मायने नहीं रखती। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ जितने लोग हैं, एक एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों के बराबर है। अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और अगला नाम मैं अनाउंस करती हूँ दीप्ति जी का। दीप्ति जी नोएडा से आई हैं। दीप्ति जी कृपया स्टेज पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। ध्रुव सर ने बहुत अच्छी बात की कि बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना। हाँ, निस्संदेह मुश्किल होता है, मगर ये मेरे लिए जुनून है। अगर ये नहीं करूँगी तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये करूँगी, चाहे मुझे वॉरियर 2 ही मिले साल में, मैं 2 को अवॉर्ड करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि 20 का मेरा कोरम पूरा हो, मगर मैं करूँगी, अनवरत करूँगी, जितनी मेरी क्षमता है उतना करूँगी। आप प्लीज दीप्ति जी एक बार आइए। मंच पर बैठे सभी सम्मानीय लोग और यहाँ मौजूद सभी को मेरा प्रणाम। और मुझे लगता है कि मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो मैम काम कर रही हैं, किसी अपने को खो देना और उसके बाद में जो हमारे अभियान होते हैं उनको कंटिन्यू रखना बहुत टफ होता है। लेकिन यहाँ अपने को खोने के बाद में जब वो अभियान शुरू करना होता है तो मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है। और उसके साथ में हम सबको जो हम लोग कोशिशें कर रहे हैं उनको रिमाइंडर देना, उनको याद कराना कि हम जो राह चुना है, जो चल रहे हैं, वो मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये मैं थैंक यू सो मच मैम। सीरियसली आप बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मती हैं जो आप ये सब कर रही हैं। और हम लोगों को पूरे देश से जो आपने बीचों को खोजा है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक्सट्रीम जो दर्द था ना, फिर दर्द ही नहीं रहा।
अब पत्थर से बन गए हैं, तो अब बस सिर्फ जिम्मेदारियां याद रहती है और एक डेडिकेशन, एक सपना याद रहता है कि मुझे करना है। आप सबकी दुआएं हैं और आप सबका समर्थन और साथ है कि इस बार भी इतनी क्रूशियल पोजीशन में भी मैं ये आयोजन कर पाई। आप सबको धन्यवाद। जिनने मेरा साथ दिया, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मगर फिर भी आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ हमेशा साई की तरह खड़े रहते हैं। जहाँ मैं डगमगाने लगती हूँ, महाराणा प्रताप जैसे डगमगाए थे तो वापस खड़ा कर देते, खड़ी हो जा। तो वो टेढ़ी होता है ना, जिसको वो बॉक्सिंग मारते हैं तो वो बिल्कुल एक बार नीचे गिरता है फिर वापस से खड़ा हो जाता है। मेरी कुछ वैसी ही गति है। अगला मैं बुलाना चाहूंगी विवेकानंद जी को। विवेकानंद शर्मा जी कृपया स्टेज पे पधारें और हमें अनुग्रहित करें सम्मान लेकर के। विक्रमादित्य जी बड़े सरल सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, मगर जब बोलते हैं तो इतना सटीक बोलते हैं कि उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं होता। विवेकानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक आनंद कहें चाहे विवेकानंद कहें, अर्थ तो वही होगा। विवेकानंद जी कृपया 2 शब्द कीजिए। बहुत ही समृद्ध मंच है, आप सब देख भी रहे हैं। मंच पर एक राम के प्रताप हैं, एक राम के प्रसाद हैं। दोनों राम सिंह जी नीचे विराजमान हैं। दोनों ही संतों के समान ही हैं। एक भगवा वेश में है, एक श्वेत वस्त्रों में है। आदरणीय गौरीशंकर जी का उद्बोधन हमने सुना ही, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, मर्यादा है। निर्मला जी 1.5 शब्द 2.5 शब्द की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि 2.5 पंक्तियों में मैं मेरी बात रखने का प्रयास करता हूँ। पत्रकारिता का मतलब केवल सूचना देना नहीं है, जितना मैं सोचता हूँ लोगों के सोचने का जो तरीका है, यदि हम उसको कुछ प्रभावित कर पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गर्मी से जब हो रहे सबके हाल बेहाल, बरगद नीम लगाइए जहाँ जमे चौपाल, तन भी शीतलता पाए नीम से रोग भगाए। मैं 2005 में पत्रकारिता में आया विचार के लिए, और उस समय प्रारंभ में मैंने राजस्थान पत्रिका में कुछ समय काम किया, फिर महानगर टाइम्स में काम किया, फिर कई अन्य अखबारों में घूमते फिरते 2017 में दूरदर्शन में मेरे कुछ कार्यक्रम प्रारंभ हुए। तो प्रयास यही रहता है कि लोगों के सोचने का तरीका कुछ हद तक बदला जा सकता है। क्या अलग अलग अनुभव आप लोगों ने भी देखे, मैंने भी देखे, और जब खबरें जिस तरीके से जाती हैं, रुकती हैं, फिर जब लगता है कि हम पत्रकारिता में मिशन के लिए आए हैं, तो फिर कुछ पंक्तियां निकलती हैं कि सच्चाई का गला घोंटते गुणीजनों को देखा है, धनबल के आगे तो उनको घुटने टेकते देखा है, बाहुबल के आगे उनको मिमियाते भी देखा है, और उन्हीं को राष्ट्रवाद की डींगे हाँकते देखा है। ये जब उबाल रक्त में आता है और फिर धीरे कुछ समय बीतता है, कुछ समय निकलता है, तो लगता है कि संस्थान चलाना कोई आसान काम नहीं है। फिर 4 पंक्तियां समापन की उसमें से निकलती हैं कि मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता कठिन राह को कैसे तुमने ठीक किया, किंतु अवलोकन आत्म का भी बहुत जरूरी चाहिए, और जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए, जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए। आदरणीय पूरण राव जी की स्मृति में कार्यक्रम है। पत्रकारिता में काम करते हुए मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से शहादत उनकी हुई है, निश्चित रूप से इन 2 पंक्तियों से अपना स्थान लूंगा कि राष्ट्रभक्ति का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है। राष्ट्रभक्ति का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंटक पथ अपनाता है। उसी कंटक पथ को सहर्ष आपने सबने स्वीकार किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयोजन के लिए बहुत बहुत साथ आई हैं और बहुत देर से परेशान हो रहे हैं भाई साहब भी। आप प्लीज आए, मगर फिर भी मेरा आप सबसे निवेदन है, वैसे सभी जितने भी मेरे अतिथि हैं सभी बहुत सुधी हैं, सब बैठे हैं आराम से तसल्ली से, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका आभार जताती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किरण जी, मुश्किल कितना होता है इतने छोटे बच्चे के साथ काम के साथ सामंजस्य बैठाना?
मेरा बेटा छोटा था, अभी पीछे बैठा है, वो जब छोटा था तो एनजीओ के काम से मैं सरकारी ऑफिसर में जाती थी। मैं ऑफिसर से बात करती थी, तब तक मेरा बेटा टेबल के नीचे से होके ऑफिसर के पीछे जाके खड़ा हो जाता था। तो हो सकता है आपको भी ये समस्याएं आती हो। शुक्रिया। मैम का आंसर मैं देना चाहूँगी कि अगर एक अच्छा जीवन साथी हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो मेरे जीवन साथी के लिए इस अवार्ड को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ किरण कौर और मैं मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हूँ। लखनऊ हिंदुस्तान के साथ मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई और उसके बाद मैंने राजस्थान पत्रिका के साथ अपना काम काज शुरू किया। 1 दशक से ज़्यादा का काम मैंने वहाँ पर किया है और फिलहाल स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रही हूँ। मेरी पत्रकारिता का जो मूल बिंदु रहता है वो मूल रूप से मैंने महिलाओं को चुना है। डेटा जर्नलिस्ट हूँ, कोशिश करती हूँ कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति को अपनी खबर के माध्यम से पेश कर पाऊँ। महिलाएं कहाँ किन किन मोर्चों पे लड़ रही हैं, इस बात को भी जनता के सामने रखा जा सके और शायद इसीलिए ही जूरी ने मुझे चुना है। इसलिए आप सभी का शुक्रिया, मैम का शुक्रिया, इनके जीवन साथी को नमन। शुक्रिया। आपके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने मुझे कलम पकड़ के लिखना सिखाया और जब मैंने भास्कर में आना शुरू किया था तो सीधा मुझे एडिटोरियल में बिठा दिया गया था। कभी कभी कल्चरल रिपोर्टिंग होती थी मगर सीधा एडिटोरियल में, और एडिटोरियल में मेरा कान पकड़ने के लिए दिनेश सर हुआ करते थे। आज भी उतनी ही एनर्जी से मीडिया के लिए समर्पित हैं और वो पत्रकार हैं जिन्होंने कभी पैसे को प्राथमिकता दी ही नहीं। पैसा इनके लिए मायने नहीं रखता, इनके उसूल है ये नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा। सर हैट्स ऑफ टू यू और बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से कान पकड़ के सिखाने के लिए। आज भी सर मेरा ये हाल है कि कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी व्याकरण की त्रुटि होती है तो वो अक्षर मेरे सामने नाचते हुए दिख जाता है, चाहे स्क्रीन पे कोई स्क्रॉल कर दे वापस ला, वो क्या था स्पेलिंग वापस ला। तो मुझे कहाँ से सिखा आपने? आजकल के बच्चे ध्यान नहीं देते हैं मगर मैंने आपसे सिखाया। थैंक यू। कलम वाले ज़्यादा बोलना नहीं जानते हैं, तो अगर कुछ गलत बोलो तो आप लोग उसे थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं गलत बोलने को। अनुज को जब बुलंदी पर देखते हैं तो सबसे पहले हर्षित मन, प्रफुल्ल को सीमा नहीं रहती। आज एपी अयोध्या प्रसाद भी बैठा है जिसने पत्रकारिता से शुरुआत की थी। उन्हीं दिनों में एक छोटी सी लड़की आई थी जो बहुत जुनूनी थी पत्रकारिता को लेकर, बिल्कुल छोटा सा कद, और मैंने उससे पूछा था एक बार, शायद याद हो, मैंने कहा तुम पत्रकारिता में क्यों आई? उन्होंने कहा सर मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या करना चाहती हूँ? तो मैं समाज में कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा समाज में क्या करना चाहती हूँ? मैं समाज को बदल देना चाहती हूँ। मुझे अभी तक वो लाइन याद है इसकी, और उसने सचमुच में वो जो जुनून था वो मैं आज भी देख पा रहा हूँ। मुझे याद है जोधपुर में एक दैनिक में बैठा हुआ था और पूर्ण जी के साथ कोई बच्चे के साथ माए थे। पूर्ण जी जैसा उनका नाम वैसे ही वो पूर्ण थे, उन्होंने इनको भी पूर्ण कर दिया। आज ये जो हम समारोह देख रहे हैं वो भी पूर्णता, उसी पूर्णता को लेकर के बहुत हृदय से, मतलब जो मैं आभार प्रकट करता हूँ इसकी जुनून का। आज वो जुनून देख रहा हूँ उसको लेकर मुझे लगता है कि ये सत्य की जो लड़ाई है ये कभी भी निष्णात नहीं होगी, कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। सत्य की शाश्वतता यही है कि सत्य कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उसके बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना होता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होता। लेकिन वही चीज़ है कि सत्य को लेकर चलना बहुत कांटों भरा मार्ग है। सत्य के लेकर के चलना, सत्य निष्ठा के साथ जीना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 42 साल हो गए पत्रकारिता को निभाते हुए। मैं आदरणीय कल्याण सिंह जी को यहाँ से प्रणाम करना चाहूँगा। राजस्थान पत्रिका में मेरे को आपका मार्गदर्शन मिला था, शायद आपको स्मरण हो। आज उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
तो मैं आज उसका ही कर लूँ। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं अपने बात को यही विराम दूंगा। थैंक यू नीलू। मंच को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अमृता मौर्य जी। अमृता मौर्य जी, आप स्टेज पे आए। उसके बाद में हम भाई साहब राम प्रसाद जी का संबोधन सुनेंगे, जिसके लिए हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों ही सम्माननीय है मेरे लिए, मगर ये ठीक उसी तरह से जो किसी का टी शर्ट किसी और को पकड़ा दिया जाए, ये सम्मान अजय प्रसाद जी से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारी ओर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, आप यहाँ पे पधारे। बस 2 मिनट आपके और लिए जाएंगे, आज खून की आखिरी बूंद तक पी ली जाएगी सर। सर आप कृपया स्टेज पर ही रहें। अमृता जी कृपया आप स्टेज पर ही रहें। सत्यमेव के मेंटर्स हैं आप लोग, और आपका दायित्व बनता है कि आप स्टेज से ना हटें। मैं आप सबसे चाहूंगी सतीश सर के लिए एक छोटा सा टोकन स्मृति चिन्ह हमारी ओर से उनको भेंट किया जाए। सतीश सर हमारे बहुत अच्छे वेलविशर हैं और शांति से हमेशा समर्थन देते हैं, कभी सामने नहीं आते और स्पीच तो कभी देते ही नहीं है। सर आपने कुछ दिन पत्रकारों के साथ रहना चाहिए। हमें बहुत सारे लेखक हैं यहाँ पे बैठे हैं, तो बहुत सारे लेख लिखने हैं। डॉक्टर ध्रुव भी बहुत अच्छा लिखते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अगला मैं भाई साहब प्लीज, अगला सम्मान भाई साहब के लिए। राम जी एक और हमारे बीच में आपके, हमारे संत जी के लिए ये पुरस्कार, ये छोटा सा सम्मान है। आपको बता दें कि भाई साहब संत विवेश भूषण में है, मगर जब ये अपने फॉर्म में आते हैं तो अच्छे की हालत खराब हो जाती है। ओबीसी के लिए भाई साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राव भाट समाज के लिए भी इनके प्रयास बहुत अनुकरणीय है, और इनका प्रयास है कि पूरी की पूरी 9 जो बिरादरियां हैं हमारे समाज में सब एक साथ बैठ जाएं। बहुत बड़ा मुश्किल भागीरथी प्रयास है, असंभव सी बात है, मगर हम लगे हुए हैं बस। अगले सम्मान के लिए मैं गौरीशंकर गुप्ता जी सर को अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया सर खड़े हो और हमारा छोटा सा प्रतीक ऐसा वहीं पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सर, आप यहाँ पे पधारे और इतना समय दिया। अब अगला मैं बुलाना चाहूंगी राम सिंह जी भाई साहब को। राम सिंह जी भाई साहब एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारी ओर से। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे बना रहता है भाई साहब, ऐसे ही बनाए रखिएगा। राजस्थान सरकार की ओर से वंशावली बोर्ड जो था उसके चेयरमैन भाई साहब रह चुके हैं और काफी अनुकरणीय इनके प्रयास रहे हैं।
इसके बीच में। और अगला मैं राम प्रसाद जी भाई साहब को थोड़ा सा कष्ट देना चाहूँगी। भाई साहब आपके लिए छोटा सा एक्सपेक्टेशन है, कृपया ग्रहण करें और कृपया जोरदार तालियां एक बार हो जाए। अब हम भाई साहब को सुनेंगे, 2 शब्द उनसे सुनना चाहेंगे। भी मैंने भाई साहब से पूछा था, मैंने कहा माइक ले आऊँ क्या, भाई साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, वो खुद आके बोलना चाहेंगे। अगला मैं बुलाना चाहूंगी गोपाल शर्मा जी भाई साहब, जो काफी दिन से नहीं, वो स्टेज पे तो आना पड़ेगा, वो मेरा प्रोग्राम तो है ही नहीं ना। जी जी, वैसे तो आप होस्ट हैं तो आपका हक बनता नहीं है वैसा, मगर नहीं, मगर आज आप मेहमान बन के आए हैं हमारे बीच में। उससे आप इनकार भी नहीं कर सकते भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। मनीष विजयवर्गीय जी भाई साहब पधार चुके हैं। योगी मनीष जी, बहुत बहुत आभार, सम्मान आपका, आप पधारे, धन्यवाद आपका। बेटर टू बी लेट देन टू बी नेवर भाई साहब, आप पधारे, बड़ी बात है। अब मैं अगला बुलाना चाहूंगी नाम सुभाष जी का। सुभाष जी अगर पधारे हो तो सुभाष जी कृपया स्टेज पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने हमारा मान रखा और बिना मिले हमसे फोन पे हम चर्चा कर रहे थे और फोन पे आपने हमारी बात मानी और इस कार्यक्रम में इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला मैं नाम बुलाना चाहूंगी कृष्ण शर्मा जी का। कृष्ण पंडित भी कह सकते, कृष्णा पंडित या कृष्णा शर्मा जी हमारे गुरु जी हैं। कृष्णा जी कृपया स्टेज पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। पेशे से एस्ट्रोलॉजर पंडित जी महाराज, हम इनको गुरु जी बोलते हैं। और अब इनके बारे में क्या कहूँ, ये सिर्फ इतना काम करते हैं कि मुझे फोन करते हैं, कहाँ हो, ऑफिस, ठीक है नीचे पहुंचो, कौवों को पनीर खिलाने चलना है, गाय को गुड़ खिलाने चलना है। तो इनके रेमेडीज बड़ी अनूठी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप पधारे, आपने समय दिया। योगी भाई मनीष जी, कृपया आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए कृपया पधारे स्टेज पे और अपना सम्मान ग्रहण करें। धन्यवाद मनीष जी भाई साहब, इतने कीमती समय को निकाल के आप यहाँ पधारे। मनीष जी भाई साहब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कभी इनको सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद मनीष जी भाई साहब। अगला मैं बुलाना चाहूंगी किशनगढ़ से स्पेशली हमारे बीच में पधारे राज राव जी। राज जी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, कृपया आए स्टेज पर और अपना सम्मान ग्रहण करें। एक छोटा सा टोकन अमाउंट है, आप तीनों एक साथ ही आ जाइए, प्लीज पधारिए। आपसे परिचय नहीं है मगर आपने भी बड़ी शांति से हमारी बोरिंग बातों को सुना। आप किस फील्ड में मुझे नहीं पता, मैं बहुत बहुत आभार आपका। राज जी को तो मैं जानती हूँ कि वो साहित्यिक थोड़ा उनकी विचारधारा है, नहीं पर्सनली इतना इंटरेक्शन नहीं है। हाँ मिले होंगे, मैं माफी चाहूंगी उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी पधारने के लिए, शुक्रिया। रेखराज जी हमारे वॉरियर, फोटो वॉरियर हैं, हमारे मीडिया वॉरियर रेखराज जी भी हैं। रेखराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और आभार आपका। पधारिए, श्रेष्ठ रहिए। रेखराज जी हमारे हर कार्यक्रम में पूरा सहयोग देते हैं।
और सम्मान पूर्वक हम इनको यहाँ पे बुलाते हैं और सहयोग इनका हमेशा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। इस बार भी रेखराज जी के खींचे हुए फोटो 4 में से 4 सही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला बुलाना चाहूंगी करवीर भाई को। करवीर भाई स्टेज पे हैं और आपके साथ वो बच्चे को भी लेके आए, मैं उनका नाम भूल गई, वो भी कर्मवीर ही है, योद्धा हमारा। करवीर जी की एक बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है, मगर अभी नहीं सुना सकते। इनसे बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन करने की प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा परिवर्तित किया है। हर किसी की बस की बात नहीं होती, मगर इन्होंने बिल्कुल परिवर्तित किया है। करवीर भाई, हैट्स ऑफ टू यू। जिस तरह से तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आम आदमी के बस का नहीं होता है, और इसी रास्ते पे रहना बच्चे। सही। अब मैं बुलाना चाहूंगी अमित जी को, अमित बैजनाथ गर्ग जी को। अमित जी पधारे, आप हमारे मेहमान हैं। इस बार आपको ट्रॉफी तो हरगिज ही नहीं दी जाएगी, मगर हमारा स्मृति चिन्ह जरूर दिया जाएगा। हमारे पिछले अवार्डी रह चुके हैं अमित बैजनाथ गर्ग जी। अपने उसूलों की लड़ाई के लिए न जाने इन्होंने कितनी नौकरियां छोड़ी है, मगर समझौता नहीं किया। इसी कलमवीर है ये, वो करमवीर है, ये कलमवीर है। मैं बुलाना चाहूंगी किरण कौर जी के पतिदेव को, जो शांति से बैठे हैं। आप बड़े आराम से कार्यक्रम देख रहे हैं, एक बार आइए। आप भी हमारे लिए कर्मवीर ही साबित हो रहे हैं। जी, ये सपोर्ट मुझे भी भरपूर मिला है, मेरे पति से मुझे भी ये भरपूर सपोर्ट मिला है। भगवान ऐसे पति सभी को दे। जी, मैं भी पत्रकार हूँ और फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है उसमें एडिटर हूँ। और डाक दहलवी का एक शेर है जो हम पत्रकारों पे लागू होता है कि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नज़र देख। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ आया, और मैं आपको निर्मला जी को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने आयोजन किया है, ये कोई आसान काम नहीं है जिन परिस्थितियों में वो कर रही हैं। शुक्रिया। मैं पवन जी भाई साहब को बुलाना चाहूंगी। वो बहुत दूर से हमारे बीच में आए हैं सिर्फ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। न तो वो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, न वो साहित्यकार हैं, फिर भी वो हमारे बीच में पधारे हैं हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। पवन जी, आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत। धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैं बुलाना चाहूंगी अभिषेक शर्मा जी को। अभिषेक जी, बंटी भैया प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्टेज पे आए। बंटी भैया पे और मुझ पे एक जैसी विपदा आई हुई है। इन्होंने भी अपनी बहन को खो दिया। हमारी प्यारी नीना दीदी जो हमारे ऑफिस के सामने ही रहती थी, उनको हमने खो दिया। भैया भाभी दोनों साथ में आ रहे हैं, हमारे पैसे भी बचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ट्रॉफी में हम आप लोगों को निपटा देंगे और स्पॉन्सर का पैसा बचाएंगे। बंटी भैया ने बहुत संघर्षशील जीवन जिया है और अभी भी बिल्कुल सादगी से रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय निकाला। आप भाभी के साथ जोड़े भी लीजिए, ऐसे नहीं, जोड़े से फोटो खिंचवाइए उधर। धन्यवाद भाई साहब पधारने के लिए। सनी सेबेस्टियन सर, सनी सर बैठे हैं।
सनी सर चले गए, ओह अनफॉर्चुनेटली सनी सर हमारे बीच में से उठ के चले गए हैं, मगर उनको फिर कभी पकड़ा जाएगा। अब अगले अवार्ड्स में मेरे ख्याल से मेरा आप भी प्लीज आ जाए, मेरा परेशानी नहीं है। हमारी ओर से स्मृति चिन्ह है, लड़कियां बेटियां तो वैसे भी खाली हाथ नहीं जाती, ये तो स्मृति चिन्ह है सबके लिए। आप आएंगी और अपना परिचय देंगी, इतना आपको कष्ट करना पड़ेगा। ये अनायास कुछ ऐसे पल होते हैं जब आपको भीड़ से उठाकर, मैंने आम से उठाकर ना अंगूर कर दिया जाता है। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम, और जो मेरे स्नेह के अधिकारी हैं, मेरे सामने हैं और कलम की मार से लोगों को जगा रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ ये अनुबंध है। मुझे प्यार से सोमाद्री कहा जाता है, ये मेरा पेन नेम है। मैं पत्रिका से, राजस्थान पत्रिका से जुड़ी रही हूँ और लगभग मुझे पत्रकारिता में 35 वर्ष हो गए। मैं कोलकाता से जयपुर आई थी, डेली न्यूज़ लॉन्च किया था, उसके बाद पत्रिका राजस्थान पत्रिका से जुड़ी रही। अब मैं कुछ स्वतंत्र रूप से काम कर रही हूँ जो AI और एडिटोरियल एप्स के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में मैं यही चाहूँगी कि AI हमारी नौकरियां न छीने, बल्कि AI हमारे साथ को एग्जिस्टेंस में काम करे, तभी हमारी नौकरियां भी बचेंगी और हमारी जो रचनात्मक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से सबके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। अब मैं सबीर जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। सबीर जी प्लीज स्टेज पर पधारें आप, और हमारी ओर से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आपके लिए इंतजार कर रहा है। सवारी सर आपके स्टेज पर पधारे। सवारी सर GST की कमिश्नर रह चुके हैं और हमारे साथ स्पेशली विशेष तौर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए रुके हैं, और रुके भी क्या कहूँ, बाहर से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सवारी सर, आपने इतनी शांति से पूरे कार्यक्रम में क्या कहूँ आनंद लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्पर्श को। स्पर्श कम ऑन द स्टेज, अपना स्मृति चिन्ह लीजिए कृपया। जल्दी से आ जाइए, एनर्जेटिक बच्चे, भाग के आओ। विजय जी, भाई साहब विजय राव जी हनुमानगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं, और भाई साहब को भी प्लीज। हम सब राम प्रसाद जी भाई साहब को सुनने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं, उनसे सुने, फिर उसके बाद में कुछ स्वादिष्ट सा हमारा इंतजार कर रहा है नीचे, तो उसको भी हम निराश नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी भाई साहब पधारने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी कैमरे के पीछे हमेशा रहने वाले, कैमरे के सामने आने से मना करने वाले असली हमारे कर्मवीर योद्धा, और दिन रात 24 घंटे बारिश गर्मी सर्दी कुछ ना देखते हुए हमेशा सत्यमेव के प्रहरी के रूप में खड़े रहने वाले मुकेश जी भाई साहब। जिस दिन मुकेश मिश्रा जी का सम्मान कीजिए, उनको बुलाते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि एक बड़े भाई के तरह ये हमेशा मेरे साथ में रहे। ही वॉज नॉट अवर एम्प्लॉय। ये
कभी मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं रही, मगर जिस तरह से भाई साहब मेरे साथ में रहते हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो आई एम ऑल्सो हैविंग अ बॉडीगार्ड। पत्रकारिता को बहुत गहराई से समझने वाले और उसूलों से कोई भी किसी भी तरह का समझौता ना करने वाले मुकेश मिश्रा जी मुझे 1 साल पहले मिले थे, और शायद ये मेरा जैकपॉट ही था कि काम के प्रति इतना जुनून वाला व्यक्ति मुझे मिल गया। ये हमारे प्रोडक्शन हेड है, पूरा प्रोडक्शन देखते हैं, मगर आज बिना किसी अहंकार, किसी ईगो के बिना बड़ी शांति से वो खुद कैमरामैन का रोल अदा कर रहे हैं। कैमरामैन किसी कारणवश नहीं आ पाए तो वो उनकी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। मुकेश जी वैसा हैट्स ऑफ टू यू। कभी किसी काम को आप छोटा नहीं समझते। मीडिया का हर काम, चाहे एडिटोरियल हो, हाँ बस एंकरिंग आप नहीं करेंगे, कैमरे के सामने नहीं आएंगे, इसके अलावा आपसे कोई भी काम करने में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यमेव का हिस्सा बनने के लिए। कैमरे के पीछे सामने नहीं आएंगे। अब हमारे 4 योद्धा जो डटे हुए हैं स्टेज पे, उनका सम्मान करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं अतिथियों से कहती हूँ कि प्लीज हमारे मेंटर्स का स्वागत कर दें। इनके बीच में हमारे मेंटर्स भी बैठे हैं, मगर आप स्वागत करें। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि कैलाश सर प्लीज कृपया बीच में आए। पिंक सिटी रोटरी क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं कैलाश सर, और इनके तेज से अच्छे लोग डरते हैं, डरा के ही डांट के ही काम करवा लेते हैं ये आधे से ज्यादा लोगों से। क्यों नहीं कर रहा है, चल। तो आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इनके चेहरे पे ना दे सके। एक हलवाई से बात हो रही थी तो उसे इन्होंने कहा कि इधर आके बात कर, ये बोला सर मैं आपके सामने मना नहीं करता हूँ। अगला मैं अशोक जमानी जी को बुलाना चाहूंगी। अशोक जमानी जी कृपया सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जमानी जी एडवोकेट हैं पेशे से, और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इनका एक एनजीओ है जो वो अपनी प्यारी सी गुड़िया गरिमा के नाम से चलाते हैं। गरिमा 11 वर्ष की आयु में हमारे बीच में नहीं रही, और उसके बाद में वो बच्चों के लिए समर्पित है। ये भी मेरी तरह जुनूनी ही है। हमें एक कॉमन बात है कि ये अगर इनको कहीं से हेल्प मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी तरफ से अपने घर के पैसे लगा के बच्चों के लिए करते हैं। अगला मैं बुलाना चाहूंगी लादेश जोशी जी। लादेश जी भाई साहब हमें लगभग 20 साल हो गए होंगे भाई साहब, 20 साल से जानते हैं। जब मैं कंप्यूटर्स का कोर्स कर रही थी तब भाई साहब थोड़े हेल्दी हुआ करते थे, और एक लंबे अरसे बाद मिले तो शायद मैं इन्हें अगर ये परिचय नहीं देता तो पहचान भी नहीं पाती। मेंटर बहुत बहुत धन्यवाद लावेश जी भाई साहब, धन्यवाद। अमृता दीदी, जिस दिन से मेरे पति ने शारीरिक रूप से साथ छोड़ा है तब से अमृता दीदी साये की तरह मेरे साथ है। अमृत ये मेरे लिए अमृत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अमृता दीदी हमारे साथ रहने का। हर सुख दुख में, सत्यमेव में, हर जगह साथ निभाने का, साथ रहने का बहुत बहुत आभार। आप 2.5 बोलिए। रामप्रसाद जी भाई साहब को मुझसे बात बुलाइए। मेरे लिए बहुत दुख का भी होता है और खुशी का भी होता है। जब पूरन जी की खबर आई थी 2023 में 22 में, और उसके बाद मुझे लगा था कि निर्मला काम कैसे करेगी। शायद मेरी सोच भावना में बह गई थी। मैंने बहुत फ़ोन मिलाया, गोवा चली गई थी, मेरी बात नहीं हो पाई, फ़ोन वहाँ उठा नहीं पाई। यहाँ आने के बाद जब कई बार फ़ोन मिलाया तो तीसरे चौथे दिन मेरी बात हुई। उसके बाद मैं रोज़ बात करती थी, और जैसे इसकी 13वीं का सारा कार्यक्रम पूरा हुआ, मैंने कहा तुम मेरे ऑफिस आ जाओ सीधा। और भाई साहब इसके लेकर मेरे ऑफिस आए थे गाड़ी से। मैंने कहा कल से ऑफिस में बैठोगी, तुम्हारे सारे कार्यक्रम जो थे वो पूरे हो गए, जो अनुष्ठान था, अब अपने काम पे लग जाओ। होश में नहीं थी, ये तो मैंने 1.5-2 महीने तक देखा था कि होश में नहीं है। ऑफिस के सारी लाइट्स नहीं थी, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बंद ऑफिस। लेकिन हम लोग बाहर सोफे पे बैठे रहते थे रिसेप्शन पे। मैंने कहा यहीं से शुरुआत होगी। बहुत मुश्किल से कभी फाइल खोलती, सारे काम राव साहब संभालते थे, ऑफिशियल जितने काम थे। ये एडिटोरियल देखती थी तो हम तो राव साहब को जानते थे, ये तो अंदर बैठती थी, ज़्यादातर मैं इसको स्क्रीन पे देखती थी।
उसके बाद मैंने कहा नहीं, काम तो तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए, और करोगी तुम भी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बैठूंगी, ये काम तुम्हारा है, मुझे पता नहीं, मैं तो प्रिंट मीडिया की हूँ। आज तक इस यहाँ तक लाने की सारी जिम्मेदारी और सारी कोशिश निर्मला की है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, सिर्फ इसके कि धक्का देती रही कि चलो और करो, और वो भी थोड़े दिन की बात है। उसके बाद निर्मला एकदम सरपट दौड़ पड़ी, मैं तो इसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ, ये आगे आगे दौड़ी, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पूरन जी को मैं बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि वो जिस तरह के दिलेर आदमी थे वैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। उनका किसी से दुश्मनी नहीं थी, ये घटना कैसे हुई मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, और अच्छे या बुरे उनकी आलोचना करने वाले या समर्थन करने वाले कैसे भी लोग उनके सामने खड़े हों, वो सबका सहयोग करते थे। कभी किसी को उन्होंने आलोचना नहीं की, बुरे तरीके से नहीं बोला, और सबके लिए आगे रहते थे। उनका कोई भी काम है वो करने को तैयार रहते थे। ये एक घटना ऐसी कि हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई है, और हम लीगल जो भी इसमें हो सकता है वो कर रहे हैं, मुझे लगता है। और कितने साल लगेंगे जो हमारी न्याय व्यवस्था है वहाँ तक पहुँचने का, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे, और उनका जो मिशन था हम इसको लेकर हमेशा चलते रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान है। थैंक यू। मैं फिर से एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि जो अपराधी हैं वो पहचान लिए गए हैं। मैंने नामजद किया है 4 आरोपियों को। आरोपियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, मगर पुलिस ने मुझे प्रेशराइज किया था कि मैं 3-4 नाम ही दूँ, इससे ज़्यादा नाम ना दूँ। तो वो प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है, मगर मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं बैठूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। मेरे जीने के 2 ही दिए हैं, एक तो न्याय हासिल करना और दूसरे मेरे बच्चों को उस मकाम पर पहुंचाना जहां हमने सपना देखा था उनके लिए। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं और कुछ अभिलाषा है भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। जितना मेरी किस्मत में था मैंने लिया। फिलहाल मैं अब भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि भाई साहब पधारें स्टेज पे और 2 शब्द बोलें। सत्यमेव न्यूज़ के संस्थापक स्वर्गीय पूरन राव के स्मृति सम्मान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं मंचासीन तथा उपस्थित समस्त जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जिस संगठन में मैं काम करता हूँ उस संगठन में मुझे एक बड़ा टिपिकल काम दे रखा है, और वह काम इस प्रकार का है कि जो प्रसिद्धि से दूर, अखबारबाजी से दूर, पत्रकारिता से दूर, फोटोग्राफी से दूर, और समाज जागरण करके उस विषय को समाज का विषय बनाना जो मुझे दे रखा है, जिस विषय के साथ में देश का भाग्य, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, इस प्रकार के बड़े संवेदनशील काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर निर्मला जी को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि पता नहीं कैसे मेरा नाम इनके पास आ गया और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं आज यहाँ दिल्ली जाने वाला था, इनके काम के कारण से मैंने आज रुक गया और मैं यहाँ आगरा में आ गया। मैं उपस्थित हुआ हूँ और आप सब लोग के दर्शन का मुझे भाग्य मिल रहा है। क्या है कि ये जो पहला फंक्शन मैं देख रहा हूँ तो 100% लोगों को यहाँ पर सम्मान किया गया है मेरे जीवन में, तो ये बड़ी अच्छी बात लग रही मुझे। तो ये पत्रकारों के बीच में तो हमको कभी रहने का अवसर मिला नहीं है, लेकिन पत्रकार लोग, हम सब लोग जानते हैं कि कलम से इतिहास लिखते हैं, उसकी आवाज़ से जनमत होता है और साहस से व्यवस्था को चुनौती दी जाती है या उनको चैलेंज किया जाता है। पत्रकारिता को ये सब लोग मानते होंगे तो व्यवसाय नहीं मानना चाहिए, यह एक राष्ट्र धर्म है। और इसलिए आजकल हम लोग बोलते हैं कि निर्भीक पत्रकारिता, तो
निर्भीक पत्रकार जो है वो सत्ता से मेरे ख्याल से प्रश्न करता है। टीआरपी बढ़ाने के लिए तो बहुत लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सत्य के पीछे दौड़ने वाला निर्भीक पत्रकार होता है, ऐसे मेरी मान्यता है। हम सब लोग जानते ही हैं, आप सब लोग पत्रकार हो, इसलिए राष्ट्र में, क्योंकि मैं जिस कालखंड में काम करता हूँ वह राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करता है। राष्ट्र में एकता, अखंडता और सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए जितना काम कर सकते हैं पत्रकारिता जगत में, तो उस प्रकार का चाहे उस वो करने के लिए जितना भी कष्ट उठाना पड़े, मैं समझता हूँ कि पत्रकारों को इसमें हिचकिचानी चाहिए। तो आज के दौर में ये जो मीडिया है, जिसको हम बोलते हैं कि ये मीडिया जो है यह कॉरपोरेट के दबाव में है, विदेशों के प्रभाव में है और सत्ता के गोदी में है। मैंने कुछ कहूँ तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इस प्रकार के यानी राजनीति के साथ जुड़ा हुआ उन से सच्चाई के साथ में, तो भी आज ऐसे पत्रकार भी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ, कि जो इतने कठिन परिस्थिति में सत्य को उजागर करते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को मैं नमन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। ये जो आने वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी को यानी मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी कुछ संदेश देना चाहिए पत्रकार जगत के अंदर। तो जैसे कहा गया है कि पेन तो बिक सकता है, लेकिन कलम बिकने नहीं चाहिए। पत्रकार बिकेगा तो उसकी आत्मा बिक जाएगी पत्रकारिता की। और इस नाते से हमको जितने भी आजकल जो चल रहे सोशल मीडिया ग्रुप और बाकी जितने भी तकनीकी ज्ञान है मीडिया के अंदर चल रहे हैं, इसके अंदर अपने को सत्य तो अंत में सिद्ध होगा ही, इसलिए इधर उधर जाने के बजाय सत्य के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा हमको लगता है। और इस नाते से ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ में ये जो नई नई खबरें देकर अपना नाम डालने की कोशिश करते हैं या अपने प्रसिद्धि पाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से सत्य का गला न घुटे, इस प्रकार अगर पत्रकार जगत काम करेगा तो निश्चित रूप से हमको क्या है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश की अपनी मान्यता है, उस देश की अपनी आस्था है, उस देश के राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से पत्रकार लोग काम करें। यानी केवल मात्र अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए या फिर मेरी न्यूज़ को बड़ा महत्व मिल रहा है इस प्रकार से करते हुए अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वह राष्ट्र विरोधी ताकतों को बल नहीं मिलना चाहिए पत्रकारिता के माध्यम से। आज वर्तमान में ऐसी स्थिति आ रही है कि जो देश का बिगाड़ना चाहते हैं, देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है वो भी उनको समर्थन मिल जाता है और पत्रकार लोगों को प्रोत्साहन देने लग जाते हैं। और इस नाते से अपने को इन बातों से सावधान रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। पत्रकारों के सामने जो वर्तमान में चुनौतियाँ हैं, वो एक फेक न्यूज़ का प्रचलन बहुत चल रहा है आजकल। विदेशी एजेंडाधारी पोर्टल की घुसपैठ अपने देश में हो रही है, हम सब लोग जानते ही हैं। इसके कारण से भी देश का चेहरा विकृत करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक संगठन में काम करता हूँ, तो हम लोग राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं सोचते, यानी एक एक सांस में इस देश का कल्याण होना चाहिए। लेकिन ऐसा काम करने वालों को बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं कि जो सांप्रदायिक बोलते हैं, तो सांप्रदायिक का बाना पहनकर ऐसी ताकतों को कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, तो यह कोई चिंता का विषय है बंधुओं। पत्रकार जगत को इस पर विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो अभाव हमारे पास रोज पड़ते हैं बंधुओं सभी लोग, तो इसके अंदर विचार शून्यता आ रही है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को कैसे दूर करेंगे, ये तो आप और हम सबको सोचना है। इस समय जो धर्म की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो परंपराओं की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, तो यह पत्रकार जगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं बंधुओं कि जो बायस की उपाधि को देते हैं और जो टुकड़े टुकड़े देश का बातें करते हैं, तो उनको कहते हैं कि वो बड़े प्रोग्रेसिव है।
ये दोहरा मापदंड जो हो रहा है पत्रकार जगत में, ये एक चिंता का विषय है। और इस नाते से मैं समझता हूँ कि पत्रकार लोग, सब लोग इन बातों को अनुभव करते हैं और हम लोगों को इन सब बातों का ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आज जितने पत्रकार जगत के लोगों को सम्मान दिया है, तो यह आने वाले पीढ़ी के लिए आदर्श होने चाहिए। आदर्श इसलिए तभी हो सकते हैं जब पत्रकारिता निष्पक्ष होगी, जब पत्रकार साहसी होगी, जब पत्रकारिता राष्ट्रभक्त होगी। तो इस प्रकार का अगर सोच होगा तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ग्रहण करेगी। और अंत में ये जो पत्रकार जो अपन करते हैं, तो यह आने वाले इतिहास में दर्ज इसलिए होंगे कि आप लोगों ने जो समाज के अंदर वायुमंडल खड़ा किया है, तो उस वायुमंडल का मूल्यांकन आने वाला कल करने वाला है। इसलिए इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सार्थक पत्रकारिता, देश के लिए सोचने वाली पत्रकारिता, और इस प्रकार से करते हुए समाज में निर्भीक, तेजस्वी और राष्ट्रभक्त इस प्रकार से पत्रकारों की संख्या बढ़े, जिसमें देश का गौरव बढ़ेगा, देश का मान बढ़ेगा, दुनिया में भारत अग्रणी राष्ट्र होगा। परमात्मा की असीम अनुकंपा से परिवर्तन का चक्र चल रहा है और इस प्रकार के परिवर्तन में शायद भगवान की इच्छा है कि भारत को दुनिया का सिरमौर का राष्ट्र बनाने का सपना आप और हम कि जीते जी साकार होगा, इसमें कोई संदेह करने का कारण नहीं है। लेकिन हम समाज के अंदर एक मिशन लेकर जिए। ये जिंदगी अपने को लीज पर मिली हुई है। एक एक सांस से अपना समाज, अपना धर्म, अपनी संस्कृति और हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं, इसके लिए अगर जिएंगे तो निश्चित रूप से जैसा हम चाहते हैं, तो उस प्रकार का एक वायुमंडल आने वाली पीढ़ी को देते जाएंगे और देश का कल, दुनिया का जगतगुरु राष्ट्र, कोई जमाने में इतिहास में सुनते थे, आप हम देखते हैं जीते जी बनेगा, इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है। निराश न हो और इस प्रकार का श्रेष्ठ काम हम करते जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जैसा हम चाहते हैं वैसा गौरवशाली भारत हमको देखने को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं दो नाम और बुलाना चाहूँगी। ऋचा जी कृपया स्टेज पर आए और अपना स्मृति चिन्ह लें। ऋचा जी हैं, जा चुकी हैं। और मैं अनुरोध करना चाहूँगी भाई साहब प्लीज आप भी आइए स्टेज पे और अपना स्मृति चिन्ह ले लीजिए। भाई साहब आपको प्लीज आप आइए सर। हाँ आप जी आप हाँ जी आप। वो सोच रहे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है स्टेज पे। नहीं भाई साहब आप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, आप प्लीज सुनाइए। और भाई साहब वो जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं आप भी प्लीज स्टेज पे। अनुराग जी स्वागत है आपका, प्लीज बताइए। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, मेरे सभी अवार्डीज जो यहाँ उपस्थित हैं कृपया एक बार स्टेज पे आए ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सकें। कृपया जल्दी से आ जाएं सभी, जितने अवार्डीज हैं प्लीज कम ऑन द स्टेज। नीम के पत्थर आप अरे नहीं कलर कितना अच्छा है ना कि फोटो मैंने जान डाल दी। अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। अपन ठीक है।
रेखराज जी कराएंगे। रेखराज जी शेखराज जी आगे आ जाइए आप भी। अरे और एक लिमिटेड कंपनी में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। कई सारी पिछले 30 सालों से बहुत सारी समाज संस्कृति की मैगजीन्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बट उसमें भी मेरा काम ऑर्गेनाइजेशनल ही है। मैं परेशान लोगों को जनरली ये बोलता हूँ कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। बहुत से लोग मिलते हैं, पूरे देश में मैं घूमता रहता हूँ, बट उसमें निर्मला जी मुझे मिली। जब मैं फेसबुक यूज करता था तो ये फेसबुक फ्रेंड के रूप में मेरे साथ जुड़ी। मैंने इनमें वो सारे गुण देखे जो लोगों को मैं कहता था कि परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, इस दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। और ये जो काम कर रही है वाकई में वही काम ये कर रही है कि ऐसी परिस्थितियों में भी इस मुहिम को इन्होंने चालू किया हुआ है। मैं पूरन जी से भी, पूरन जी ने हालांकि मेरे को टाइगर की उपाधि दी हुई थी और मैं पूरन जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। काल चक्र में वो बहुत ज्यादा दिन काम आ गए काल चक्र की, लेकिन मैं उनको नमन करता हूं और आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्मला जी को साधुवाद। सबको अल्पाहार लेके ही जाएं। नीचे जो है ना हॉल में व्यवस्था की गई है। समझ